अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि वो कवानीन, असूल या एथिक्स जो एक प्रोफेशनल लॉयर को अपनाने चाहिए। इसको जो लॉ डील करता है वो है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। ये एक्ट जो है बेसिकली वो बताता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल क्या है, उसकी बॉडी कैसी होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे। इसके अलावा प्रोविंशियल बार काउंसिल, इनके अंडर जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, या इसके अलावा अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करे तो उसे क्या सज़ा दी जा सकती है, किसने सज़ा देनी है और उसके खिलाफ अपील कहाँ पे होगी। इसके अलावा एक एडवोकेट को लाइसेंस कहाँ से इशू होना है, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अकॉर्डिंगली डील की जाती हैं। इसके अलावा लॉ कैट में 10 एमसीक्यूज जो हैं 10 मार्क्स के, वो इसी एक्ट में से लिए जाते हैं। एलएलबी का भी जो कोर्स है उसके अंदर भी इस एक्ट को इंक्लूड किया गया है लीगल एथिक्स के नाम से। इसलिए आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट जो है 1973 का, इसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 69 सेक्शंस हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो जैसे नॉर्मली आम एक्ट्स होते हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन जो सेक्शंस है वो एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल और इन्फोर्समेंट। लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 जो है वो पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। 1973 में इन्फोर्समेंट हुई थी इसकी। इसके अलावा जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, वो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जैसे एडवोकेट है, इसके अलावा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल है, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसी तरह की डेफिनेशन है। इसके बाद आता है चैप्टर 2 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बार काउंसिल। इसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इसमें ऐड है। सबसे पहले इसमें वो बात करता है, कहता है इस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल बनाई जाएगी और प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है वो पंजाब बार काउंसिल, उसके अलावा केपीके खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल उसकी एक अलहदा से बार काउंसिल है, वो यानी कि इस एक्ट के मुताबिक ही बनाई जाएंगी। और हर बार काउंसिल की अलग से अपनी एक पहचान होगी, कॉरपोरेटेड बॉडी होगी, यानी कि जिस तरह कोई एक इदारा होता है उसी तरह जो है ना प्रोविंशियल बार काउंसिल बनाई जाएगी या पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी, बेशक वो मूवेबल है या इमूवेबल है, अपनी मोहर वगैरह, स्टैम्प वगैरह सारा कुछ यानी कि उनका अपने नाम से होगा। और अगर किसी के खिलाफ उन्होंने केस फाइल करना है तो वो अपने नाम से करेंगे, और अगर किसी बंदे ने इनके खिलाफ करना है तो इस नाम से इनके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है। अगर इसके टेन्योर की बात की जाए, जो प्रोविंशियल बार काउंसिल है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है, यानी कि जो मेम्बरान एक दफ़ा इलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए जो है वो इंटाइटल उनके पास होती है इंटाइटलमेंट के, यानी कि 5 साल के लिए वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। जो इसके इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस इनके नॉर्मली 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर के दरमियान होते हैं और जनवरी के स्टार्ट से ही ये अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। यानी कि अगर 2020 के इलेक्शन अब जैसे हुए हैं वो 2020 के एंड में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन माह के दरमियान में इनके इलेक्शन होने हैं। और जो इनका टाइम पीरियड जो टेन्योर है वो स्टार्ट होता है वो जनवरी 1 से लेके अगले 5 साल तक के लिए होता है। उसके बाद है प्रोविंशियल बार काउंसिल। प्रोविंशियल बार काउंसिल के अंदर वो कहता है कि प्रोविंशियल बार काउंसिल बेसिकली है क्या। कहता है कि हर प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है उसके अंदर एक एडवोकेट जनरल होगा, और इसके अलावा हर प्रोविंशियल के अपने मेम्बरान की तादाद, जिस तरह पंजाब बार के जो टोटल मेंबर हैं वो 75 हैं, 75, सिंध के 33, और इसके अलावा केपीके के 28 और बलूचिस्तान के 7 और इस्लामाबाद के 5। यानी कि ये 5 बार काउंसिल जो प्रोविंशियल हैं, हर प्रोविंशियल बार काउंसिल में एक एडवोकेट जनरल होगा और इसके अलावा जितने उसके मेम्बरान्स की तादाद है उस हिसाब से इसकी यानी कि बॉडी होगी। उसके बाद इसमें है कि प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है
उसके अंदर हर एडवोकेट को उतने वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी जितने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट्स की तादाद है। मिसाल के तौर पे अब फैसलाबाद में अगर 4 सीट्स हैं टोटल, तो हर एडवोकेट के पास 4 वोट्स होंगे। अगर लाहौर में 16 सीट्स हैं तो हर एडवोकेट के पास 16 वोट्स होंगे जो वो कास्ट कर सकता है। मुल्तान में अगर 4 सीट्स हैं तो हर एडवोकेट के पास 4 वोट होंगे कि वो अपनी मर्जी के जो यानी कि लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको वोट कास्ट कर सकता है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन होती है प्रोविंशियल बार के लिए, यानी कि अगर किसी सपोज पंजाब बार काउंसिल का किसी ने मेंबर बनना है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि वो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए जो मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस कर चुका हो। यानी कि जिस दिन उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उस दिन तक उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी हो और जितने भी ड्यूज़ वगैरह हैं प्रोविंशियल बार काउंसिल के, वो सारे भी वो क्लियर कर चुका हो। और डिसक्वालिफिकेशन जो है इसकी, वो ये है कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब से डिस्चार्ज या रिमूव किया गया हो, वो बंदा भी पंजाब बार का मेंबर नहीं बन सकता, या किसी मॉरल या मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो, या फिर टाउट डिक्लेयर हो चुका हो, यानी कि ऐसा बंदा जो कि प्रोफेशनल लॉयर तो नहीं है लेकिन 2 नंबरी से काम करता है, यानी कि वकीलों के बिहाफ पे गलत तरीके से काम कर रहा होता है, प्रॉपर यानी कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, या वो यानी कि टाउट डिक्लेयर हो चुका हो या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हो, ये लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि ये लोग प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है उसके मेंबर्स नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर कोई बंदा प्रोविंशियल बार काउंसिल का मेंबर है तो उसको इस मेंबरशिप से खारिज किया जा सकता है अगर वो किसी मॉरल या मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो चुका हो, या फिर उसे किसी भी पाकिस्तानी जॉब की अपॉइंटमेंट मिल जाए। यानी कि कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब के अंदर चला जाता है तो डेफिनेटली वो प्रोविंशियल बार काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा। इसके अलावा जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, जो इसका एडवोकेट जनरल होता है वो चेयरमैन होता है, और जो वाइस चेयरमैन होता है उसको प्रोविंशियल बार काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं के दरमियान में से सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो यानी कि प्रोविंशियल बार काउंसिल का टाइम पीरियड है वो मैंने बताया कि 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल के लिए यानी कि वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। जो वाइस चेयरमैन है वो हर साल जो है ना न्यू इलेक्ट होता है। जैसे ही यानी कि साल का एंड होता है उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, या वैसे अगर कोई वाइस चेयरमैन अपना ऑफिस छोड़ दे या रिज़ाइन कर दे तब भी जो है वो साल के स्टार्ट में यानी कि 1 जनवरी से जो है वो नया वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। लेट से लेट जो है वो 31 जनवरी तक जो है ना इसको सिलेक्ट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। उसके बाद जो प्रोविंशियल बार काउंसिल के इलेक्शंस हैं वो जब भी कंडक्ट करवाने हो उससे 1 महीना पहले नोटिस दिया जाता है ताकि सभी एडवोकेट्स को पता चल सके कि यानी कि इसके इलेक्शन कब होने लगे हैं। अगर कोई अपने आप को नॉमिनेट करना चाहता है कंटेस्ट करने के लिए वो भी कर सके, और बाकी जो वोटर्स लोग हैं वो भी अरेंजमेंट कर सकें। इसके अलावा जो प्रोविंशियल बार काउंसिल है उसके यानी कि काम क्या होता है, किस मकसद के लिए वो बनाई जाती है। बेसिकली उसका जो मकसद होता है ताकि एडवोकेट्स को जो है इनरोलमेंट उनकी करवा सकें, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जो हैं उनकी प्रॉपर अलहदा से इनरोलमेंट हो सके, रोल्स वगैरह इशू हो सकें, उनकी लिस्टें बनाई जा सकें। उसके अलावा अगर कोई बंदा मिसकंडक्ट करता है कोई एडवोकेट, उसको सज़ा वगैरह देना, बाकी सारे यानी कि मामलात को डील करना। इसके अलावा एडवोकेट्स के राइट्स वगैरह को सिक्योर करने के लिए अगर कोई लॉ है उसके अंदर कोई रिफॉर्म लेके आनी है उसके बारे में वो प्रॉपर काम कर सकें। इसके अलावा भी बाकी जो ज़रूरी काम लगते हैं प्रोविंशियल बार काउंसिल को वो कर सकती है। प्रोविंशियल बार काउंसिल के अंडर जो है डिफरेंट कमेटीज़ भी बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम 5 मेंबर्स होते हैं जो उसी प्रोविंशियल बार काउंसिल में से इलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जिसके मैक्सिमम 5 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा इनरोलमेंट कमेटी भी हो सकती है जिसका चेयरमैन जो है वो उसी प्रोविंस के चीफ जस्टिस की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है जो कि हाई कोर्ट का जज होता है। वो चेयरमैन होता है और इसके अलावा 2 मेंबर्स हो सकते हैं जो उसी यानी कि प्रोविंशियल बार काउंसिल में से सिलेक्ट किए जाएंगे।
इसके अलावा भी अगर प्रोविंशियल बार कौंसिल चाहे तो मज़ीद कमेटीज़ बना सकती है। उसके बाद इसमें आता है पाकिस्तान बार कौंसिल, जो कि सेक्शन 11 से लेके 15 तक है। पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो ओवरऑल सारी बार कौंसिल को डील करती है, यानी कि फेडरल लेवल पे जो बार कौंसिल है उसे पाकिस्तान बार कौंसिल कहा जाता है। इसका काम बिल्कुल प्रोविंशियल बार कौंसिल की तरह होता है, लेकिन इसमें एडवोकेट जनरल की जगह अटॉर्नी ऑफ लॉ होता है, या जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। एक यानी कि इसकी जो बॉडी है उसके अंदर एक है अटॉर्नी जनरल, और इसके अलावा 23 मेंबर्स होते हैं। उन 23 मेंबरान की जो तादाद है वो हर प्रोविंस के हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पे एक मेंबर इनका बलूचिस्तान से लिया जाता है, 4 मेंबर इसके केपीके से, 11 मेंबर पंजाब से, 6 सिंध से और एक इस्लामाबाद से। इस तरह ये 23 मेंबर्स होते हैं, और एक साथ अटॉर्नी जनरल जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है पंजाब बार पाकिस्तान बार के मेंबर के लिए वो सेम है जिस तरह प्रोविंशियल में है, यानी कि वो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 15 साल की। प्रोविंशियल बार के लिए 10 साल की प्रैक्टिस थी, लेकिन पाकिस्तान बार के लिए मिनिमम 15 साल की प्रैक्टिस है। 15 साल के यानी कि उसके पास से प्रैक्टिस कर चुका हो। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान बार काउंसिल के ड्यूज़ वगैरह हैं वो सारे क्लियर कर चुका हो। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते, वही जो यानी कि या टाउट डिक्लेयर हो चुका हो, या मॉरल या मिसकंडक्ट यानी कि कोई मरतकब हो इस चीज़ का, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब से जो है ना डिस्चार्ज या रिमूव किया गया हो, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया हो। उसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है और वो कोई मॉरल या मिसकंडक्ट करता है तो उसे रिमूव किया जा सकता है, या फिर वो किसी पाकिस्तान जॉब्स वगैरह में यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तब भी उसे वो अपनी जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, और वाइस चेयरमैन जो होता है पाकिस्तान बार काउंसिल के जो 23 मेंबर हैं उन्हीं के दरमियान में से उस बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। उसका टाइम पीरियड वही होता है जो प्रोविंशियल बार काउंसिल के लिए है। पाकिस्तान बार काउंसिल के फंक्शंस की बात की जाए तो इसके फंक्शन से बेसिकली वही है कि यानी कि एडवोकेट्स की लिस्ट वगैरह तैयार करनी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनकी प्रॉपर इनरोलमेंट वगैरह करनी, एडवोकेट्स के राइट्स को जो है सिक्योर करना है, लॉ में रिफॉर्म्स करनी है। उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ लॉ करवा रही हैं उनकी लिस्टें तैयार करनी है। अगर किसी किस्म के कोई रूल्स फ्रेम करने हैं वो ये लोग जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसके मेंबर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई यानी कि वो चाहें चेंज करना, किसी चीज़ की एडिशन करनी, तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल कर सकती है प्रोविंशियल बार काउंसिल के हवाले से। उसके बाद जो है इसकी कमेटी, जिस तरह प्रोविंशियल बार काउंसिल की कमेटी होती है उसी तरह ही पाकिस्तान बार काउंसिल की भी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें जो मशहूर है वो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, जो यानी कि चेयरमैन होगा डिसिप्लिन कमेटी का। और इसके अलावा 4 मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के 4 मेंबर। उसके बाद एग्जेक्टिव कमेटी होती है जिसके 7 मेंबर्स होते हैं, और वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स में से ही उस बंदे को चुना जाएगा, यानी कि जो इसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा इनरोलमेंट कमेटी भी होती है जिसका चेयरमैन जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो यानी कि चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा। इसके अलावा 2 दूसरे मेंबर्स होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के। उसके बाद जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल के हवाले से, प्रोविंशियल बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करने के लिए जो लोग होते हैं उनके पास वोटिंग की तादाद उतनी होती है जितनी उस डिस्ट्रिक्ट में लोग यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं। जैसे मैंने बताया अगर लाहौर है तो 16 वोट होंगे वहाँ के लोगों के एडवोकेट्स के पास, अगर फैसलाबाद है तो 4 होंगे। इसी तरह ही अगर मुल्तान है तो वहाँ के एडवोकेट्स के पास 4 वोट होंगे जो वो वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल में टोटल जो सीटों की तादाद है जो उसके मेंबर्स हैं वो 23 हैं, जो कि हर प्रोविंस की अलग-अलग से है। बलूचिस्तान की 1 सीट है, सिंध से 6 हैं। अब ये जो लोग हैं ये सिलेक्ट होने हैं प्रोविंशियल बार काउंसिल से, जिन्होंने आगे पाकिस्तान बार काउंसिल में जाना है। अब अगर बलूचिस्तान में 1 सीट है
पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर के लिए, तो वहाँ से सिर्फ एक बंदा ही सिलेक्ट होगा जो बलूचिस्तान बार कौंसिल का मेंबर होगा। इसी तरह बाकी की जो है ना वो तादाद वगैरह उसी हिसाब से वो चेक की जाती है। उसके बाद है चैप्टर 5, जिसके अंदर जनरल प्रोविजंस जो है ना बार कौंसिल्स के रिलेटेड उसके बारे में बताया गया है। ये सेक्शन 16 से लेके 20 तक हैं। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि अगर पाकिस्तान बार कौंसिल या प्रोविंशियल बार कौंसिल में कोई सीट खाली हो जाए तो उसको फिल कैसे करना है, इसके अलावा उसके फंड्स कैसे मैनेज किए जाएंगे और अकाउंट्स वगैरह के ऑडिट किसने करने हैं और किस तरह करवाने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसमें वो कहता है कि अगर पाकिस्तान बार कौंसिल में कोई सीट खाली हो गई है, कोई यानी कि उसका मेंबर मर गया है या छोड़ के चला गया है, उसको फिल करने का प्रोसीजर ये है कि वो जिस सूबे का मेंबर था, फॉर एग्जांपल पंजाब बार का वो मेंबर था और सिलेक्ट होके पाकिस्तान बार का मेंबर बना है, तो वहाँ पे उसको सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग हुई थी। तो जो नॉमिनीज थे यानी कि जो जो बंदे कंटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए मेंबरशिप के लिए, मिसाल के तौर पे दो बंदों ने जो है वो किया, तो जिसके उसके बाद लास्ट में जिसके यानी कि हाईएस्ट वोट आए होंगे वो बंदा अपॉइंट हो जाएगा पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर के लिए। मिसाल के तौर पे पंजाब बार की पाकिस्तान बार के लिए 16 सीट्स हैं। अब जो बंदा 17वें नंबर पे आया होगा वो पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर बन जाएगा। और इसी तरह अगर कोई प्रोविंशियल लेवल पे कोई सीट खाली हो जाती है, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद का जो मेंबर था उसकी सीट खाली हो गई, तो फैसलाबाद में टोटल 4 सीट्स हैं, जो 5वें नंबर पे जिसने हाईएस्ट वोट दिए होंगे वो बंदा उस सीट के लिए अपॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है फंड्स। कहता है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो फंड्स वगैरह होते हैं ना वो कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, या किसी डोनेशन के ज़रिए, या फिर जब एडवोकेट अपनी इनरोलमेंट करवाते हैं तो जो फीस वगैरह ड्यूज़ पे करते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट के लिए लाइसेंस लेना है तो उसकी जो फीस होती है उसका 1/3 भी प्रोविंशियल बार काउंसिल को जो है ना वो जाता है। उसके अलावा फिर इन्होंने अपने अकाउंट्स भी मैनेज करने होते हैं, उसका सारा हिसाब किताब रखना होता है। ऑडिटर जो है यानी कि जिसने सीए वगैरह किया होता है उसने अकाउंट्स का ऑडिट करना है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है। फिर अकाउंट्स का ऑडिट ऑडिट और ऑडिटर की रिपोर्ट जो है पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजी जाती है। इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान बार कौंसिल या प्रोविंशियल बार कौंसिल की सीट कोई खाली हो गई है और उन्होंने कोई फैसला किया है, कोई रूल बनाए हैं, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस वजह से कि इनकी जो यानी कि कोरम था, जो यानी कि लोगों की तादाद होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं थी। इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान बार कौंसिल या प्रोविंशियल बार कौंसिल का कोई बंदा गुड विल में गुड फेथ में कोई काम करता है तो उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। इसके बाद है चैप्टर 6, जिसके अंदर है एडवोकेट्स, उनकी इनरोलमेंट और प्रैक्टिस करने के राइट्स वगैरह, सीनियरिटीज़ वगैरह, इस सारी चीज़ के बारे में बात की गई है। ये सेक्शन 21 से लेके 40 तक इसके अंदर इंक्लूड है। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि एडवोकेट्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है एडवोकेट बनने के लिए या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए। उसके अलावा फ़ीस वगैरह के क्या क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट किसने देना है या अथॉरिटी कौन है इनरोलमेंट के लिए। तो इसमें वो बात करता है कि क्लासेस के हवाले से कि एडवोकेट्स की 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले है सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकंड नंबर पे है एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर है एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और इसके अलावा जो सिंपल यानी कि आम एडवोकेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद है कि एडवोकेट के पास राइट्स कौन कौन से हैं प्रैक्टिस करने के। कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है उसके पास राइट है कि वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या जुडिशियल अथॉरिटी के सामने पेश हो सकता है। लेकिन जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट है वो पूरे पाकिस्तान में सिवाय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट, किसी ट्रिब्यूनल या जुडिशियल अथॉरिटी के सामने पेश हो सकता है। और जो आम एडवोकेट है यानी कि जो जिसको प्रैक्टिस को भी 2 साल नहीं हुए, जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, वो पूरे सूबे में यानी कि जिस प्रोविंस के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा है उस प्रोविंस में सिवाय हाई कोर्ट के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो सकता है। उसके बाद है
के यानी कि एडवोकेट्स के रोल। कहता है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है ना, पाकिस्तान बार कौंसल उनके रोल की प्रॉपर एक लिस्ट जिसके अंदर उनके नाम्स वगैरह की एंट्री भी की जाएगी, वो लिस्ट एक प्रिपेयर करेगी। और इसी तरह प्रोविंशियल बार कौंसल जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट है, जो इस एक्ट के आने से पहले या बाद में जिन्हें इंटाइटलमेंट मिली है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने की, उनकी अलग अलग से लिस्ट जो है ना प्रिपेयर करेगा। और जो सिंपल एडवोकेट हैं उनकी अलहदा से जो है ना वो लिस्ट तैयार की जाएगी। और एडवोकेट के एडमिशन के लिए यानी कि लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि या तो वो बंदा यानी कि उसके पास लॉ की डिग्री हो, जो यानी कि पाकिस्तान का रिहायशी हो, या वो बंदा जो जम्मू कश्मीर जो यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है उसका रिहायशी हो और लॉ की डिग्री हासिल कर चुका हो, या वो बंदा जो किसी दूसरी नेशनैलिटी का हो और पिछले 1 साल से पाकिस्तान में रह रहा हो जब उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, या वो बंदा जो पाकिस्तान बनने से पहले लॉ की डिग्री कंप्लीट कर चुका हो। तो ये सारे लोग जो है ना यानी कि एडमिशन के लिए एज एन एडवोकेट इंटाइटल हैं। उसके बाद वो कहता है कि वो लोग जिनके पास क्वालिफिकेशन है यानी कि लॉ की डिग्री कंप्लीट कर चुका हो, उसके बाद जो है उसने फ़ीस वगैरह वो भी सारी क्लियर करती हो, जो यानी कि प्रोविंशियल बार काउंसिल की फ़ीस होती है, और सारे ड्यूज़ क्लियर करने के बाद उसके पास अथॉरिटी है, इस चीज़ का हकदार है कि उसे एज एन एडवोकेट जो है ना वो एडमिट किया जाए। उसके बाद इसकी यानी कि डिसक्वालिफिकेशन के लिए कि यानी कि वो किसी मॉरल इखलाकी किसी यानी कि गैर इखलाकी सरगर्मी का हिस्सा रहा हो, या मिसकंडक्ट किया हो, या इसी तरह का कोई और काम, या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, या फिर वहाँ से निकाला गया हो किसी भी गैर इखलाकी सरगर्मी की वजह से, वो बंदे उन लोगों को जो है एडवोकेट का लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा औरतों के लिए भी यानी कि इनरोलमेंट की जा सकती है। उसके बाद मज़ीद इसमें है कि यानी कि जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन है, वो इनरोलमेंट कमेटी जो होती है प्रोविंशियल लेवल पे, मैंने बताया था कि प्रोविंशियल बार कौंसिल के अंदर जो है ना डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे डिसिप्लिन कमेटी थी, इनरोलमेंट कमेटी थी। अब इनरोलमेंट कमेटी का काम है कि प्रोविंशियल लेवल पे जो उन्हें एप्लीकेशन वसूल होती हैं एडवोकेट के एडमिशन के लिए, उनको वो कंसर्न करें, उन्हें देखें, चेक करें, और अगर वो कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने उसको प्रोविंशियल बार कौंसिल को सेंड करना है। फिर प्रोविंशियल बार कौंसिल अगर देखती है कि रीज़न ठीक है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा जो जिसकी हक तलाफी हो एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने की वजह से, वो अपील कर सकता है पाकिस्तान बार कौंसिल को, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल की जो इनरोलमेंट अथॉरिटी है, इनरोलमेंट कमेटी है, उसका डिसीजन जो होगा वो यहाँ पे फिर फाइनल समझा जाएगा। उसके बाद है कि जो फीस वगैरह है इसकी, मिसाल के तौर पे जब एज एन एडवोकेट हम अपनी इनरोलमेंट करवानी होती है तो वो फीस वगैरह जो फिक्स की जाती है वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट की तरफ से फिक्स की जाती है, वो फीस पे करनी होती है। या सुप्रीम कोर्ट का अगर एडवोकेट बनना हो, उसके लिए लाइसेंस लेना हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फीस फिक्स की है वो सबमिट करवानी होती है। उसके बाद इसमें है कि यानी कि जो लिस्टें वगैरह बनाई जाती हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की, वो प्रोविंशियल या पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से वो अलहदा से रखी जाती हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जाता है। उसके अलावा अगर कोई प्रोविंशियल लेवल पे अगर यानी कि किसी को रिजेक्ट कर दिया गया एज एन एडवोकेट एडमिट करने से, मिसाल के तौर पे किसी एडवोकेट ने कोई एप्लीकेशन दी इनरोलमेंट कमेटी को, उसने रिजेक्ट कर दी, बाद में पाकिस्तान बार कौंसिल को दी, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी, उसके बाद वो बंदा किसी दूसरी प्रोविंशियल बार कौंसिल में जाके उसकी इनरोलमेंट कमेटी को फॉर्म नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा किया जाता है जब किसी एक तरफ से, मिसाल के तौर पर पंजाब बार कौंसिल ने किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्होंने रिजेक्शन के साथ साथ उस ऑर्डर के साथ साथ उस बंदे का सारा बायोडाटा बाकी बार कौंसिल को भी भेज दिया जाता है, उनको भी पता चल जाता है कि इस बंदे को किसी किस्म का एडमिशन यहाँ पे जो है ना वो नहीं देना। उसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि एडवोकेट्स होते हैं, जो यानी कि एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, जिनकी 2 साल की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, उनके लिए अलहदा से लिस्टें तैयार करनी होती हैं जो प्रोविंशियल बार कौंसिल, इसके अलावा डिवीजन में भी उनकी लिस्टों को जो है ना मेंटेन किया जाता है।
अगर कोई बंदा किसी किस्म की कोई मिसकंडक्ट करता है या ड्यूज वगैरह पे नहीं करता जो हर साल उसने पे करने होते हैं प्रोविंशियल बार काउंसिल को, तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना नाम वगैरह ये एडवोकेट्स के यानी कि जो उनकी लिस्ट वगैरह बनाई जाती है उसी हिसाब से बनाई जाती है जैसे उनकी सीनियरिटी है। यानी कि पहले सबसे पहले सीनियरिटी बेस पे जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके नाम आएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनके, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के, फिर उसके बाद जो सिंपल एडवोकेट हैं उनके। और जो फी वगैरह अगर किसी एडवोकेट ने पे नहीं की, जैसे हर साल जो प्रोविंशियल बार काउंसिल को फी सबमिट करवानी होती है, वो अगर किसी बंदे ने नहीं की तो उसे जो है ना नोटिस सेंड किया जाएगा जिसके अंदर वो रीज़न बताएगा, शो काज करेगा जिसकी वजह से यानी कि उसने वो फ़ी पे नहीं की। अगर उसकी रीज़न जो है वो गैर मुतमईन है तो फिर उसे 6 महीने तक का टाइम है, 6 महीने तक वो फ़ी सारे ड्यूज़ के साथ, सारी पेनल्टीज़ के साथ जमा करवाएगा। अगर वो फिर भी जमा नहीं करवाता तो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद फिर इसमें है चैप्टर 7 जो कि डील करता है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट के हवाले से। यानी कि अगर कोई एडवोकेट किसी पार्टी के साथ, ठीक है, या वैसे कोई मॉरल या मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 41 से लेके 54 तक, जिसके अंदर बताया गया है कि एक एडवोकेट को क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, उसके खिलाफ कहाँ पे एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा सकती है और कौन उस एप्लीकेशन को सुनेगा, यानी कि उसकी अथॉरिटी कौन है। सबसे पहले इस चैप्टर में वो बात करता है पनिशमेंट के हवाले से कि अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, तो उसे फाइन भी किया जा सकता है, सस्पेंड या रिमूव या जुर्माना तक उसे किया जा सकता है। कहता है कि अगर कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है तो पाकिस्तान बार कौंसल, अगर कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट है तो प्रोविंशियल बार कौंसल जो है ना उसको कंप्लेंट की जा सकती है। अगर शिकायत जो है अदालत के अलावा कोई और करे, यानी कि किसी पार्टी ने की है, ठीक है, तो फिर कंप्लेंट के साथ साथ ना जो बार कौंसिल की फीस होती है, जो ड्यूज होते हैं, जो उसके ऊपर चार्जेस होते हैं वो भी पे करने पड़ेंगे कंप्लेनेंट को। अब इसको जो डील करता है वो डिसिप्लिन कमेटी होती है। जब डिसिप्लिन कमेटी को कोई कंप्लेंट वसूल होती है तो वो उसकी इंक्वायरी करेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी और फैसला जो है ट्रिब्यूनल को भेजेगी। अगर डिसिप्लिन कमेटी को लगता है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक नहीं है या उसमें कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर कमेटी को लगे, जो डिसिप्लिन कमेटी है उसे लगे कोई एडवोकेट ने कोई जो है संगीन जुर्म किया है या कोई मिसकंडक्ट जो है वो किसी ह्यूज नेचर का है, तो ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट भेजने से पहले एडवोकेट को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकती है। फिर ट्रिब्यूनल ने 3 महीने के अंदर अंदर उस केस का फैसला करना है और उसका सस्पेंशन पीरियड बढ़ा भी सकती है या उसको ख़त्म भी कर सकता है ट्रिब्यूनल। अगर बार कौंसिल को खुद लगे, यानी कि किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, बार कौंसिल को खुद लगे कि किसी वकील ने जो है एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है, तो बार कौंसिल जो है वो खुद भी डिसिप्लिन कमेटी को केस रेफर कर सकती है। अगर कमेटी किसी एप्लीकेशन को खारिज करे, ठीक है, जिस दिन खारिज की है उस दिन के बाद 30 दिन का टाइम होता है उस शख्स के पास कि वो ट्रिब्यूनल में अपील में जा सकता है और ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है फिर वो आखिरी होगा। ट्रिब्यूनल के बारे में वो कहता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल बना सकती है जिसके अंदर 2 मेंबर्स होंगे और उसका जो चेयरमैन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपॉइंट करना है और वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। और जो प्रोविंशियल लेवल पे ट्रिब्यूनल होगा उसके भी 2 मेंबर्स होंगे और उसका जो चेयरमैन होगा वो हाई कोर्ट का, जो उस प्रोविंस की हाई कोर्ट है उसका जज होगा और उसका चीफ जस्टिस ने उसको अपॉइंट करना है। अब इसकी इंक्वायरीज की बात की जाए कि इसकी इंक्वायरीज का प्रोसीजर क्या है, तो जो डिसिप्लिन कमेटी है उसने सबसे पहले जिसने कंप्लेंट की है उसे और जो मुतलका एडवोकेट है दोनों को, यानी कि जो पार्टीज हैं केस की, दोनों को जो है ना नोटिस देना है कि किस दिन आपने अपेयर होना है इंक्वायरी के लिए। उसके बाद जब वो अपेयर होंगे उस डेट को दोनों को वो सुनेगा। अगर उसे लगता है कि मतलब ये केस सही है, कंप्लेंट ठीक है, तो वो उसके खिलाफ जो है ना अपना डिसीजन भी दे सकता है, ठीक है। या चेयरमैन अगर चाहे, जो यानी कि डिसिप्लिन कमेटी का चेयरमैन है,
वो चाहे तो वो किसी दूसरे मेंबर्स को, जो डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है, उसको भी कह सकता है कि आप इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग या अपना डिसीजन दे सकते हो। सारा एविडेंस लेने के बाद जो है वो उसके ऊपर डिसीजन भी दे सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में ट्रिब्यूनल को इसके बारे में अपनी फाइंडिंग्स देंगे और ट्रिब्यूनल जो है उसके बाद इसके ऊपर अपनी लास्ट फाइंडिंग भी दे सकता है या उसी डिसीजन को भी मेंटेन कर सकता है। उसके बाद कॉस्ट के हवाले से, यानी कि जो केस के ऊपर खर्चा हुआ है या किसी वकील को कोई फाइन वगैरह करना है, या अगर डिसिप्लिन कमेटी को लगे कि वकील के खिलाफ जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी वो गलत थी, बेबुनियाद थी या गलत इंटेंशन के साथ की गई है, तो जिस पार्टी ने कंप्लेंट की थी उसको भी जो जुर्माना है वो किया जा सकता है। उसके बाद के जो यानी कि ट्रिब्यूनल्स की पावर्स हैं, ट्रिब्यूनल के पास वो सारी पावर्स मौजूद होती हैं जो कि सीपीसी के तहत, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो सिविल कोर्ट्स के पास पावर हैं, वो सारी पावर, जैसा कि किसी पर्सन को बुलवाना हो या किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन का ऑर्डर पास करना हो या कमीशन अपॉइंट करना हो किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, तो डिसिप्लिन कमेटी के पास ये सारी पावर्स मौजूद हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वो किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं बुलवा सकते, यानी कि किसी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या किसी रेवेन्यू कोर्ट का कोई अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको वो नहीं बुलवा सकते यहाँ पे। उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल की डिसिप्लिन कमेटी है उसके पास भी ये सारी पावर्स मौजूद हैं जो प्रोविंशियल के पास मौजूद हैं। इसके साथ अगर वो चाहें बजाते खुद, अगर उन्हें लगे किसी एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है, तो वो खुद से भी वो रेफर कर सकते हैं, यानी कि उसको सस्पेंशन भी उसकी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर पाकिस्तान बार कौंसिल की डिसिप्लिन कमेटी की तरफ से कोई सस्पेंशन की जाए तो उसकी अपील पाकिस्तान बार कौंसिल को की जा सकती है। और एग्जीक्यूशन जो है किसी, यानी कि अगर प्रोविंशियल बार कौंसिल की कमेटी ने कोई डिसीजन दिया है या ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया है, तो वो बिल्कुल सिविल कोर्ट का जिस तरह ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवाई जाती है उसी तरह ही प्रोविंशियल जो बार कौंसिल का ट्रिब्यूनल है या डिसिप्लिन कमेटी है उसके भी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन बिल्कुल इसी तरह ही करवाई जाएगी। और अगर पाकिस्तान बार कौंसिल की डिसिप्लिन कमेटी ने कोई जो डिसीजन दिया, ऑर्डर पास किया है, उसकी अगर अपील करनी हो तो पाकिस्तान बार कौंसिल, और पाकिस्तान बार कौंसिल के ऑर्डर की अगर अपील करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दोनों का टाइम पीरियड 60 दिन है। 60 दिन के अंदर अंदर आपने ये अपील करनी होती है। और इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट जो है 1908 उसका सेक्शन 5 जो कि सफिशिएंट काज के मुतालिक है, यानी कि अगर आपने अपील में आपने जाना था, आप लेट हो गए हो, तो अगर आप कोर्ट को सफिशिएंट काज बता दो कि जिसकी वजह से आप लेट हुए हो, तो आपको टाइम जो है ना एक्सटेंड किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम मिल सकता है। और सेक्शन 12 जो है, जो आपका लीगल प्रोसीडिंग में टाइम लगा है उसको भी निकाल दिया जाएगा, यानी कि ये सेक्शंस अप्लाई होने हैं लिमिटेशन एक्ट के जब आपने अपील में जाना हो। उसके बाद जो ऑर्डर पास किया जाता है डिसिप्लिन कमेटी, बेशक प्रोविंशियल है, बेशक वो पाकिस्तान बार कौंसिल की है, ठीक है, जब आप अपील में जाओगे तो जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है उसकी एग्जीक्यूशन खुद ब खुद नहीं रुकेगी, बल्कि वो ट्रिब्यूनल या पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अगर उन्हें लगे कि इस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन को रोकना लाजमी है तो वो रोक सकते हैं, अदरवाइज उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। उसके बाद अगर डिसिप्लिन कमेटी जो है वो चाहे तो अपने फैसले को रिव्यू भी कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली बगैर चाहे, यानी कि अगर उन्हें लगे कि कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट किया है या किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो उस एडवोकेट को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं और उसका फैसला जो है मुतलका कौंसिल को, यानी कि अगर प्रोविंशियल लेवल पे है तो प्रोविंशियल बार कौंसिल को, और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो पाकिस्तान बार कौंसिल को, उसकी डिसिप्लिन कमेटी को केस रेफर कर देंगे और वो विद इन 3 मंथ जो है उस केस का फैसला करके उसकी सारी फाइंडिंग वगैरह अपना डिसीजन जो है फिर वो कोर्ट को
फॉरवर्ड कर देगा, जिसके ऊपर फिर दोबारा से जो है ना वो किया जा सकता है। यानी कि अगर सस्पेंशन थी तो सस्पेंशन को ख़त्म भी किया जा सकता है, और अगर वो चाहे कि सस्पेंशन कंटिन्यू रखना लाजमी है तो सस्पेंशन का टाइम पीरियड भी बता सकती है कि इस एडवोकेट को इतने टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। और कोई भी अथॉरिटी जब किसी एडवोकेट को सस्पेंड करेगी तो वो एडवोकेट जितने टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसके बाद है इसमें चैप्टर 8, जिसके अंदर रूल्स बताए गए हैं कि पाकिस्तान या प्रोविंशियल जो बार कौंसल है उसके पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं। ये सेक्शन 50 और 56 के ऊपर मुश्तमिल है। सेक्शन 55 में वो कहता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के पास कौन कौन से रूल्स हैं, पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं। रूल्स बनाने के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल के पास जो जो पावर है कि वो कौन से रूल्स बना सकती हैं, उनमें से कुछ ये हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन किस तरह होने हैं, इसके मुतालिक भी रूल्स बना सकते हैं, या वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के इलेक्शन किस तरह होने हैं उसके बारे में भी, या अगर किसी किस्म का कोई इलेक्शन के हवाले से डिस्प्यूट हो तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, या फिर वाइस चेयरमैन या चेयरमैन की पावर के हवाले और उसकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या होंगी, इसके बारे में भी रूल्स बना सकते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अगर कोई मीटिंग बुलवानी है तो उसके प्रोसीजर क्या होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसके रूल्स हैं या उसके फंक्शंस वगैरह जो हैं उसके हवाले से भी रूल्स बना सकते हैं। इसके अलावा कोई मैनेजमेंट के हवाले से, ऑडिट के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, ऑडिटर को अपॉइंट करने के हवाले से, या पाकिस्तान में लॉ की जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की इनरोलमेंट के लिए जो फीस पेएबल है वो कितनी होनी चाहिए उसको भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो जितने यानी कि रूल्स हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल को डील करते हैं वो सारे पाकिस्तान बार कौंसिल बना सकती है। अगर प्रोविंशियल बार कौंसिल की बात की जाए तो प्रोविंशियल बार कौंसिल के पास भी इसी तरह के सारे रूल्स मौजूद हैं कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई मीटिंग बुलवानी है या कोई कमेटी बनानी है, उसको बनाने के रूल्स क्या क्या हैं, या इसके अलावा इनरोलमेंट के लिए कौन से रूल्स हैं, जो फ़ी वगैरह पे करनी है एडवोकेट्स ने उसकी फिक्सेशन कर सकते हैं। इस तरह के ये सारे जो रूल्स हैं वो प्रोविंशियल बार कौंसिल जो है, यानी कि जिसको प्रोविंसेस लेवल पे डील करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स या हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के हवाले से, या प्रोविंशियल बार कौंसिल की जो अपनी बॉडी के हवाले से जितने भी रूल्स हैं वो खुद फ्रेम कर सकती है। और फेडरल लेवल पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं या पाकिस्तान बार कौंसिल के अपनी बॉडी फंक्शंस वगैरह उसके या उसकी कमेटी वगैरह जितनी भी हैं उनको फॉर्म करने के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जितने रूल्स हैं वो खुद फ्रेम कर सकती है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 9, जो सेक्शन यानी कि 57 से लेके 69 तक है, उसके अंदर बार कौंसिल को जो ग्रांट्स वगैरह मिलनी है या इलीगल प्रैक्टिस के हवाले से जो पेनल्टीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। फंड्स के हवाले से वो कहता है कि अगर पाकिस्तान बार कौंसिल है तो फेडरल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल बार कौंसिल है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना बार कौंसिल को फंड देंगी ताकि जो है ना एडवोकेट्स की एसोसिएशन के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए काम जो है ना वो हो सके। और ये फंड्स की जो अमाउंट है ये टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद है इलीगल प्रैक्टिस के हवाले से पेनल्टी, कि अगर कोई बंदा एडवोकेट ना हो और वो खुद को एडवोकेट शो करवा के इलीगल प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसे 3 साल तक सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। और कोई ऐसा बंदा जो जिसको यानी कि एडवोकेट था और उसे सस्पेंड किया गया है और उसके बिहाफ पे कोई उसका एजेंट काम वगैरह करता है, इसी तरह इलीगल प्रैक्टिस करता है, तो उसे 1 साल तक कैद और जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा है कि पावर टू फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ डाउट्स, यानी कि इस तरह के लोग जो गलत तरीके की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, 2 नंबरी वाले काम कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर, सिवाय इसके कि कोई ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी हो जो डीसी की रैंक से कम हो, ये लोग जो है ना वो लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उन लोगों की जो इन्हें लगे कि एज अ टाउट काम कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर।
तो इनको सुनने का मौका देने के बाद जब फाइनल डिसीजन अथॉरिटी करेगी तो उनकी लिस्ट प्रॉपरली तैयार की जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर लोगों को ऐड भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, यानी कि कोर्ट्स को बाद में लगता है या अथॉरिटी को कि ये लोग जो है टाउट्स नहीं थे या ये लोग सुधर चुके हैं, तो उनको इस लिस्ट में से निकाला भी जा सकता है। और ये लिस्ट जो है, जो मुतलका अदालत है ना, वहाँ बाहर जो है ना वो लगाई जाएगी, यानी कि जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये लोग गलत काम कर रहे होते हैं उन कोर्ट्स के बाहर जो है ना ये लगाई जाएगी। और इसके बाद जिस प्रोविंस की कोर्ट्स होंगी उसी प्रोविंस की अथॉरिटी यानी कि ये काम कर सकती है, किसी दूसरे प्रोविंस की नहीं। उसके बाद इसमें मजीद भी है कि अगर कोई वकील बार एसोसिएशन की जो फीस होती है वो पे नहीं करता 1 साल तक, तो उसका जो लाइसेंस है बार एसोसिएशन का, यानी कि जो उसकी मेंबरशिप है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। और अगर वो कैंसिल होने के बाद यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर फी वगैरह पे कर देता है, तो दोबारा जो है ना उसकी मेंबरशिप को बहाल किया जा सकता है। उसके बाद एडवोकेट्स की जो है ना वो पैसे वगैरह के हवाले से, रेमुनरेशन के हवाले से, यानी कि जो है ना वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं। यानी कि जब एक पार्टी केस हार जाती है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी ने सारी कॉस्ट वगैरह पे करनी होती है, तो एडवर्स लॉयर को जो फीस वगैरह देनी है वो कितनी देनी है, इस हवाले से भी कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट, वो रूल्स वगैरह बना सकती है। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं जिनकी एज एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनरोलमेंट जब हुई थी तब उनकी उम्र 65 साल से कम थी, उनकी भी लाइफ इंश्योरेंस। और जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट हैं उनकी जब इनरोलमेंट हुई थी और उनकी उम्र 62 साल से कम थी, तो प्रोविंशियल और पाकिस्तान बार कौंसिल की जिम्मेदारी है कि उनकी लाइफ इंश्योरेंस की जाए, यानी कि हर महीने वो एक अमाउंट जो है या सालाना एक अमाउंट जो है वो पे करेंगे। और उसके बाद जब किसी किस्म की उन्हें कोई बीमारी वगैरह होती है, मतलब ज़िंदगी के हवाले से कोई भी उन्हें डैमेजेस वगैरह होते हैं लाइफ के, तो वो तब फिर उनको जो है ना पे की जाएगी। उसके बाद मज़ीद भी इसमें है बेनेवोलेंट फंड, कि एक अलहदा से जो है ना वो फंड भी बनाया जा सकता है, जिसका पर्पज़ क्या है कि जो एडवोकेट मर गए हैं उनकी फैमिली को रिलीफ देना, या किसी एडवोकेट की मतलब वो प्रैक्टिस के काबिल नहीं रहा, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तब उसकी फैमिली को रिलीफ वगैरह देना, या इसके अलावा भी कुछ स्पेशल कोई ओकेजन्स होते हैं तब किसी एडवोकेट को जो है ना वो एक्स्ट्रा फंड वगैरह देना, उस हवाले से भी ये फंड जो है ना क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद वैलिडेशन के हवाले से वो कहता है कि वेस्ट पाकिस्तान के वक्त में जो यानी कि एक्ट था लीगल प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट 1965, तो उसके मुताबिक जो कोर्ट्स और प्रोविंशियल बार कौंसिल की जो अथॉरिटीज़ वगैरह थी जो बाद में इसके अंदर दोबारा से ऐड की गई हैं 1973 के एक्ट में, तो वो सारी वैलिडेट हैं, वो ख़त्म नहीं की जाएंगी। तो ये था टोटल आज का लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।